हेलो दोस्तों, आप सभी का वाईटी टीचर्स एकेडमी में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हमारे बीपीसी TRE 3 जियोग्राफी में हम केवल उन्हीं टॉपिक्स को लेंगे। मैंने पूरे TRE जितने भी उनके उनसे एनालिसिस करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें मैंने कुछ टॉपिक को सेलेक्ट किए हैं, जिसमें 30-40 के आसपास आपके टॉपिक हैं जो हॉट टॉपिक हैं, जिनको आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। तो सभी को मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में आपको तो ऐसे कराऊंगा कि आपको यहाँ से क्वेश्चन सीधे देखने को मिलेंगे, एग्जाम में सीधे देखने को डिट्टो मिलेंगे। तो आपको बस करना क्या है, वीडियो को लाइक कर देना है, अपने दोस्तों को शेयर कर देना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लिखना नहीं है आपको, बस ज़्यादा से ज़्यादा बार वीडियो देखना है। अब लिखने का समय आपके पास कतई नहीं है, और मैं कोई पूरी तरीके से बृहद क्लास नहीं लेने जा रहा हूँ। मैं शॉर्ट फॉर्म में लूँगा और कंप्लीट करने वाला हूँ। क्लासेस लंबी छोटी समय के अनुसार होती रहेंगी, और छोटा रखने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। चलिए तो दोस्तों, वीडियो आज का पहला टॉपिक है हमारा घास के मैदान। घास के मैदान में जो भी इम्पोर्टेंट होंगे केवल उन्हीं को देखेंगे, नहीं कि सभी को देखने लगेंगे। तो देखिए, आज हम लेने जा रहे हैं घास के मैदान में शीतोष्ण घास के मैदान। किसे लेंगे आज हम? शीतोष्ण घास के मैदान। ठीक है, आज हम शीतोष्ण घास के मैदान को देखने जा रहे हैं। चलिए देख लेते हैं कि इसमें हमको क्या पढ़ना है। देखिए, ये वर्ल्ड का मैप है, इसमें मैंने कुछ घास को दिखा हुआ है। जैसे ये प्रेरी है, ये टुंड्रा है, और सेल्वास है, कंपोस है, साहिल है, लानोस है, पटाना है, सवाना है, स्टेपी है, बुग्याल, इंडिया में बुग्याल है, मर्ग है। और देखिए, ये कर्क रेखा है, साढ़े 23 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा कहते हैं, और 23.5 डिग्री साउथ को मकर रेखा कहते हैं। जो ये रेखा चल रही है, इसको 23.5 डिग्री क्वेश्चन पूछता है, 23.5 डिग्री साउथ को किस नाम से जानते हैं? तो आप बोलेंगे मकर रेखा। क्या बोलेंगे आप उसे? मकर रेखा। अगर कोई क्वेश्चन देखने को मिलता है 23.5 डिग्री नॉर्थ, देखिए नॉर्थ और साउथ किससे लेके मानते हैं? भूमध्य रेखा। जो ये आपकी रेखा चल रही है ना, इसको दूसरे कलर से लेते हैं। जो ये रेखा आपकी चल रही है, इसको बेस मानते हैं। इसके ऊपर जो रहेगा उसको बोलेंगे नॉर्थ। जो इसके ऊपर जो होगा वो होगा नॉर्थ, और नीचे जो होगा वो हो जाएगा साउथ। चलिए, अब इतना आपने समझ लिया है। चलिए देखते हैं कुछ घास के मैदान जो शीतोष्ण यानी कि शीतोष्ण किसे कहते हैं? आखिर शीतोष्ण किसे कहते हैं? शीतोष्ण घास के मैदान किसे कहते हैं? यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ को कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और 66.5 डिग्री नॉर्थ क्या कहते हैं? ऊपर क्या होता है? आर्कटिक। क्या होता है? आर्कटिक लाइन से कर्क रेखा के बीच के जो घास के मैदान होंगे, देखिए ये हो गया आपका कर्क रेखा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कर्क रेखा, और 66.5 डिग्री जो लाइन है उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे आर्कटिक लाइन। अब तो आर्कटिक लाइन के बीच का जो क्षेत्र होगा उसको शीतोष्ण घास के मैदान कहेंगे। क्या कहेंगे? शीतोष्ण घास के मैदान। तो इसमें कौन कौन से घास आपको देखने हैं? प्रेयरी। क्या देखना है? प्रेयरी, पंपास, वेल्ड, डाउन्स, स्टेपीज, पुस्ताज, कैंटरबरी। देखिए, मैंने तो आपको नॉर्थ बताया, वैसे साउथ भी होगा। 23.5 डिग्री साउथ से लेकर 66.5 डिग्री साउथ के जो क्षेत्र हो गए, 23.5 डिग्री नॉर्थ को कहते हैं मकर रेखा, और 66.5 डिग्री साउथ को क्या कहेंगे? अंटार्कटिक रेखा। क्या कहेंगे? अंटार्कटिक रेखा कि उनके बीच के क्षेत्र को क्या कहेंगे हम? शीतोष्ण घास के मैदान। तो प्रेयरी, आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्रेयरी कहाँ पाया जाता है? तो नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? नॉर्थ अमेरिका में। अगर आपसे पूछ दे कि नॉर्थ अमेरिका में कहाँ पाया जाता है, तब आपको बताना पड़ेगा कि यह कनाडा यूएसए की सीमा पर पाया जाता है। कहाँ पर? कनाडा यूएसए की सीमा पर। पंपास, ये दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में कहाँ पाया जाता है?
दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में। अब इसको अर्जेंटीना आप समझ लेंगे, दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में। बेल्ट कहाँ पाया जाता है? साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। साउथ अफ्रीका देखिए, ये है साउथ अफ्रीका का भाग, ये साउथ अफ्रीका है। देखिए यहाँ फिगर से दिखाया गया बेल्ट। तो डाउन्स, डाउन्स कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। ये देख रहे हैं, तो देखिए इस वाले 23.5 से 66.5 के बीच का जो क्षेत्र होगा डाउन्स होगा। तो ये देख रहे हैं डाउन्स कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। स्टेपिज पाया जाता है रूस, यानी कि रूस लिख लीजिए। स्टेपिज कहाँ पाया जाता है? रूस में। देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना, स्टेपिज कहाँ पाया जाता है? रूस में। पूछताछ कहाँ पाया जाता है? हंगरी में। कहाँ पाया जाता है? हंगरी में। कैंटरबरी कहाँ पाया जाता है? ये न्यूजीलैंड में। कहाँ पाया जाता है? ये न्यूजीलैंड में। इससे आपसे इतने क्वेश्चन पूछेंगे। कुछ और भी फैक्ट के बारे में जान लेते हैं जो इससे रिलेटेड है, जो भारत से भी जुड़ा हुआ है। जो भारत के घास, कुछ घास के मैदान हैं जो, जैसे कश्मीर के घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो मर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? मर्ग कहते हैं। तो मर्ग में, जैसे आपने गुलमर्ग नाम सुना होगा, तो जिसमें मर्ग लगा होगा तो आप समझ जाएंगे वो मर्ग घास का मैदान का क्षेत्र है। तो मर्ग जहाँ आएगा लगाएंगे ठीक कश्मीर। सोनमर्ग, जहाँ भी मर्ग आ जाए, मर्ग आ गया तो वो कश्मीर लगाएंगे, ठीक है। ऐसे ही उत्तराखंड के घास के मैदान को क्या कहते हैं? बुग्याल। क्या कहते हैं? बुग्याल। इसका अन्य नाम भी है पियार। क्या है? पियार, ठीक है। उत्तराखंड के घास को बुग्याल कहते हैं, कश्मीर के घास के मैदान को मर्ग यानी गुलमर्ग या सोनमर्ग कहते हैं। अब एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ सकता है कि कितने % भूमि का क्षेत्र घास का मैदान है? तो देखिए भारत में पहले बात कर लेते हैं। भारत में देखिए जो ये घास के मैदान है चारागाह में काम आते हैं। तो भारत में चारागाह में भूमि का कितना % यूज होता है? यूज होता है? तो आप सही टिक करेंगे, 4%। यानी कि चारागाह में भारत की भूमि का कितना % यूज होता है? 4%। और इसी को विश्व में देखेंगे, वर्ल्ड में देखेंगे, तो वर्ल्ड में चारागाह भूमि कितनी है? 20%। भारत में कितनी चारागाह भूमि? तो 4%। एक फैक्ट यहाँ से, शीतोष्ण घास का जो मैदानी क्षेत्र है इसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो शीतोष्ण घास के जो मैदान है, शीतोष्ण घास के मैदान में पाई जाने वाली मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? चेरनोजम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? चेरनोजम। अब देखिए चेरनोजम में किसकी अधिकता होती है? ह्यूमस की। किसकी अधिकता होती है? ह्यूमस की। और किसकी अधिकता होती है? चूना की। इन दोनों की अधिकता होती है। इस कारण है इसका रंग क्या होता है? काला। इसीलिए इसे काली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। किसे? चेरनोजम। क्यों? इसमें चूना और ह्यूमस पाया जाता है, इसलिए इसका रंग क्या होता है? काला। और इसमें किस प्रकार की खेती की जाती है? तो इसमें सभी प्रकार की, इसमें आपको गेहूं की विशेष प्रकार से खेती की जाती है, और भी अनाज होते हैं लेकिन गेहूं की सबसे अधिक खेती इसमें की जाती है। तो यहाँ ये था शीतोष्ण या मध्य अक्षांशीय घास का मैदान। चलिए एक और घास के मैदान देख लेते हैं जिसका नाम है उष्ण घास के मैदान। उष्ण घास के मैदान किसे कहेंगे? तो 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच का जो क्षेत्र होगा उसको उष्ण घास के मैदान कहेंगे। यानी कि अभी आपने जो मैप देखा था, यानी कि यहाँ पर क्या था? ये था 0 डिग्री लाइन, जिसको क्या कह रहे थे? विषुवत रेखा। तो एक लाइन थी यहाँ पर 23.5 डिग्री नॉर्थ, और एक थी 23.5 डिग्री साउथ, ये हो गई नॉर्थ। इसके बीच में जो घास के मैदान पाए जाएंगे इसको उष्ण घास के मैदान कहेंगे।
तो अब इसमें कौन कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं उनके कुछ नाम देख लेते हैं। तो सबसे पहला नाम है लानोज। क्या है? लानोज। लानोज ये किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो अमेजन बेसिन क्षेत्र में। किस क्षेत्र में पाई जाती है? अमेजन बेसिन क्षेत्र। तो कौन कौन से देश आते हैं? तो वेनेजुएला और गुयाना। वेनेजुएला और गुयाना ये आते हैं। और कंपोस्ट दूसरा क्या है? कंपोस्ट। कंपोस्ट कहाँ पाया जाता है? तो ये ब्राज़ील में पाया जाता है। ये उष्ण घास के मैदान है। तीसरा है सवाना। सवाना कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में। अगला है पटाना। पटाना कहाँ पाया जाता है? श्रीलंका में। कहाँ पाया जाता है? श्रीलंका में। पांचवा है पार्कलैंड। पार्कलैंड कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। तो ये थे आपके प्रमुख घास के मैदान जो पूछा जा सकता है। तो इसके बाद हम चलिए अपना दूसरा टॉपिक लेके चलते हैं। दूसरा हॉट टॉपिक है मेघ। दूसरा हमारा हॉट टॉपिक है मेघ। मेघ यानी क्लाउड। क्लाउड क्या होता है? क्लाउड कैसे बनता है? इसके बारे में जानेंगे। कितने प्रकार का होता है? किससे सबसे अधिक वर्षा होती है? किस प्रकार के मेघ से? पच्छाद मेघ से होती है? किस मेघ से होती है? मूसलाधार बारिश। तो इसको आप इसमें जानेंगे। तो आज इन्हीं दो टॉपिक को लेंगे। तो चलिए सबसे पहले मेघ को जान लेते हैं। मेघ क्या है? यानी कि धरातल का जो जल वाष्पीकृत होकर ऊपर उठता है। तो ऊंचाई पर क्या होता है? तापमान की कमी होती है। जब तापमान कम होगा और नीचे क्या होगा? वाष्पीकृत होगा, यानी वो क्या होगा? गर्म होगा। जब ऊपर जाएगा ठंडा में तो क्या हो जाएगा? वाष्पीकृत होगा, वो ठंडा होकर क्या होगा? बादल का रूप ले लेगा। जब बादल का रूप यही जब ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो क्या हो जाता है? बारिश होती है। क्या होती है? बारिश होती है। तो आप मेघ समझ गए। धरातल का जल वाष्पीकृत होकर जब ऊपर उठता है तो ऊंचाई पर तापमान में क्या होती है? कमी के कारण वो संघनित होकर मेघ यानी बादल का रूप धारण कर लेता है। अब एक यहाँ से पॉइंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बादल मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो बादल नापने वाला यंत्र को बोलते हैं नेफोमीटर। नेफोमीटर, नेफ्रो नहीं, नेफोमीटर। क्या कहते हैं इसको? नेफोमीटर। बादल के मापने वाले यंत्र को नेफोमीटर कहते हैं। बादल मापने वाला यंत्र को नेफोमीटर कहते हैं। तो मेघाच्छादन की मात्रा यानी कि मेघ कितने हैं? मेघाच्छादन की मात्रा को मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? ओक्टास मापी। क्या कहते हैं? ओक्टास मापी। तो ये दोनों आप याद रखेंगे। एक बादल मापने वाला यंत्र है और मेघाच्छादन यानी कितना मेघ ने आच्छादित किया है उसको मापते हैं ओक्टास मापी यंत्र से। तो एक अगला यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा था, मूसलाधार वर्षा किस प्रकार की मेघ से होती है? तो मूसलाधार वर्षा आगे अभी जानेंगे सबको जो भी इंपॉर्टेंट होगा। तो मूसलाधार वर्षा स्तरीय मेघ से होती है। किससे होती है? वर्षा स्तरीय मेघ से। वर्षा स्तरीय मेघ से क्या होती है? आपकी मूसलाधार बारिश होती है। किस प्रकार की बारिश होती है? मूसलाधार बारिश होती है। जब सूर्य चंद्रमा के चारों ओर क्या होता है? प्रभा मंडल का रूप धारण कर लेता है। यानी कि जब सूर्य चंद्रमा के चारों ओर क्या होता है? चारों ओर प्रभा मंडल। जब क्लाउड सूर्य चंद्रमा के चारों तरफ क्या हो? प्रभा मंडल का रूप धारण कर लेता है तो उसी को कहते हैं पच्छाद स्तरीय मेघ। क्या बन मिलता है? जो प्राप्त होता है उसको मेघ यानी बादल। यानी कि सूर्य चंद्रमा के जब चारों तरफ एक क्लाउड का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं पक्षाभ। क्या बोलते हैं? पक्षाभ स्तरीय मेघ। क्या बोलते हैं? पक्षाभ स्तरीय मेघ। यह क्या होता है? यह सबसे ऊंचाई पर पाए जाने वाला यही है। सबसे ऊंचाई पर पाए जाने वाला मेघ यही पर है। ये लगभग 5 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या होता है? ये पच्छाद स्तरीय मेघ पाया जाता है। अब एक और फैक्ट जान लीजिए, उसके बाद हम इनको थोड़ा विस्तृत रूप से देखेंगे। मरुस्थल में जो बादल क्या होता है? मरुस्थल के जो बादल होते हैं कैसे होते हैं? जो मरुस्थल के बादल यानी कि जो मरुस्थल
के बादल गरजते गरजते हैं, लेकिन लेकिन बरसते नहीं हैं। समझा आपने? जो मरुस्थल के जो बादल हैं वो आखिर क्यों गरजते तो हैं लेकिन वो बरसते नहीं है, आखिर वो कौन सा कारण है? तो कारण है निम्न आर्द्रता। उनकी निम्न आर्द्रता के कारण वहां पर गरजते तो हैं लेकिन बारिश नहीं होती है। तो अगला है मेघ का प्रकार। ये आपको जानना है, डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है कि मेघ कितने प्रकार का होता है, तो जान लीजिए मेघ के प्रकार। मेघ कितने प्रकार का होता है? तो मेघ आपका 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। तो चलिए सबको बारी बारी से एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला आपको जानना है पच्छाभी मेघ यानी पक्षाभ मेघ। क्या जानना है? पक्षाभ मेघ। आखिर पक्षाभ मेघ क्या होता है? यह सबसे ऊंचाई पर पाया जाने वाला मेघ है। सबसे ऊंचाई पर फॉर्मेशन इसी का होता है। 5 से ऊपर बताया था, 5 से 13 किलोमीटर के बीच में पच्छाभ मेघ बनता है। 5 से 13 किलोमीटर के बीच में बनता है। यह पक्षी के पंख के समान, पक्षी के पंख के समान यह रेशेदार रूप में नजर आता है। पक्षी के पंख के समान रेशेदार के रूप में क्या होता है? पच्छाभ मेघ होता है। इसमें हिमकण भी पाए जाते हैं, इसमें हिमकण होते हैं और यह मोती के माला के रूप में भी जाना जाता है। मोती के माला के रूप में भी जाना जाता है। इसमें एक इम्पोर्टेंट है कि इस प्रकार के मेघ से वर्षा नहीं होती है, नहीं होती है, ये ध्यान देंगे। यानी कि पच्छाभ मेघ से क्या नहीं होती है? वर्षा नहीं होती है। चलिए अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। स्तरीय मेघ दूसरा होगा। स्तरीय मेघ क्या होगा? स्तरीय मेघ। स्तरीय मेघ क्या होता है? यह मध्यम ऊंचाई में पाया जाता है। यानी कि अभी पच्छाभ से क्या होता है? ये नीचे वाला हिस्सा होता है। यह मध्यम ऊंचाई में पाया जाता है। इसकी क्या ऊंचाई होती है? इसकी ऊंचाई होती है 2 से 5 किलोमीटर के ऊपर जो बादल बनते हैं उसे स्तरीय मेघ कहते हैं। यह विभिन्न रंगों के रूप में नजर आता है। हमें इनमें कई रंग नजर आते हैं। कई रंगों में ये क्या होता है? हमें नजर आते हैं। इनसे भी क्या नहीं होती है? तो वर्षा नहीं होती। इनसे भी क्या होती है? वर्षा नहीं होती है। अगला देख लीजिए कपासी मेघ। तीसरा क्या हो जाएगा? कपासी मेघ। कपासी मेघ क्या होते हैं? यह निम्न ऊंचाई के मेघ होते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? तो निम्न ऊंचाई पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? निम्न ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इनकी ऊंचाई क्या होती है? 2 किलोमीटर तक की ऊंचाई पे ये पाए जाते हैं। इनमें जैसे रुई आपने देखा होगा, ये रुई के समान दिखते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा आसमान में तो जो बादल नजर आते हैं रुई के समान नजर आते हैं। तो जो रुई के समान नजर आते हैं उनको किस प्रकार के मेघ कहते हैं? कपासी मेघ कहते हैं। या तो इन्हें फूल गोभी भी बोल लीजिए। फूल गोभी के समान भी ये नजर आते हैं। और इसमें यानी कि यह विषुवत रेखीय प्रदेश में सबसे अधिक यही दिखते हैं। तो देखिए विषुवत रेखा में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो देखिए विषुवत रेखीय प्रदेशों में ही देखे जाते हैं, अधिकतर देखे जाते हैं, प्रदेशों में देखते हैं। और इनसे क्या होती है? सबसे अधिक वर्षा भी होती है। तो क्वेश्चन पूछेगा सबसे अधिक वर्षा किस मेघ से होती है? तो कपासी मेघ से होती है। किस मेघ से होती है? कपासी। कपासी मेघ किस रेखीय प्रदेशों में पाई जाती है? तो विषुवत रेखीय प्रदेशों में पाई जाती है। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? लगभग 2 किलोमीटर। इसमें क्या होता है? गरज तरज के साथ वर्षा होती है। इसमें गरजते भी हैं और बरसते भी हैं। ठीक है, इसमें गरजते भी हैं, बरसते भी हैं। अगला देख लीजिए नंबर 4 वर्षा मेघ। वर्षा मेघ क्या होता है? यह मेघ वर्षा ऋतु में काला और स्लेटी रंगों में दिखाई देता है। रंग कैसा होता है इसका? काला और स्लेटी कलर का होता है। जब मेघ कभी कभी देखते होंगे एकदम आसमान क्या होता है? काला दिखने लगता है, स्लेटी रंगों में दिखने लगता है। तो वो कौन सा मेघ होता है? वर्षा मेघ।
और इसमें भी क्या होती है, वर्षा इसमें भी होती है। वर्षा क्या होती है, इसमें भी होती है। तो इस तरीके से आपने आज दो टॉपिक के बारे में जाना, और एक तो आपने मेघ जान लिया, और दूसरा महत्वपूर्ण घास के मैदान जो वहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल वाईटी टीचर्स अकेडमी को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। अगला टॉपिक रहेगा आपका भूकंप।